एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमने क्या स्टार्ट किया था, अभी हमारा क्या चल रहा है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में कल हमने एपिडर्मिस देखा था, एपिडर्मिस का डेफिनेशन देखा था। आखिर एपिडर्मिस लेयर कैसी होती है हमने ये देखा था। कुछ एपिडर्मिस के प्रकार थे जिसमें हमने 4 प्रकार थे एपिडर्मिस के, जिसमें हमने फर्स्ट स्ट्रेटम कॉर्नियम देख लिया था। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद आज हम फर्स्ट लेयर देखेंगे, कौन सी, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। फिर उसके बाद देखेंगे स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, फिर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, और जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है ये 2 प्रकार की होती है, इसमें 2 लेयर होती है। फर्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की होती है। ये जो लेयर है ये कहाँ पाई जाती है, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में कहाँ की लेयर पढ़ रहे हैं हम, एपिडर्मिस के कुछ लेयर्स पढ़ रहे हैं। किसकी लेयर पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस के। ये एपिडर्मिस का डायग्राम है। एपिडर्मिस में इसका जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट था वो कौन सी लेयर थी, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, ये वाली लेयर है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। इसके बाद ये वाला जो ग्रेन्यूल्स टाइप के दिख रहे हैं ये है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। फिर ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम वाला, ये वाला पार्ट पूरा स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम का है। तो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम देखो बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, मतलब ये कितने लेयर से, इसके अंदर भी 2 लेयर है। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, स्ट्रेटम हम समझेंगे स्ट्रेटम ल्यूसिडियम कैसा होता है। तो ये लेयर कैसी होती है, ये लेयर किसके बाद पाई जाती है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम किसके बाद पाई जाती है, कॉर्नियम किसके बाद, यह स्ट्रेटम कॉर्नियम के बाद पाई जाती है। कौन सी लेयर, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अभी कैसी होती है ये अत्यंत, इसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है, पारदर्शी और पतली होती है। ठीक है, अब इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, मतलब ये क्या है, ये लेयर है तो ये किससे मिलकर बनी होगी, कोशिकाओं से। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटी होती हैं तथा कैसी होती हैं, स्वच्छ एवं पारदर्शी होती हैं। ठीक है, अब इस परत में पाई जाने वाली कोशिकाओं की बाह्य रेखा और सीमा दोनों ही इतनी अस्पष्ट होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, जो इसकी बाह्य रेखा होती है, और इसकी जो सीमाएं होती हैं एकदम कैसी होती हैं, अस्पष्ट दिखाई देती हैं, मतलब अच्छे से नहीं दिखाई देती, जिसको हम बोल सकते हैं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसके कारण पूरी परत कैसी दिखती है, होमोजीनियस। कैसी दिखती है, होमोजीनियस दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं पाया जाता है, जिसके कारण पूरी परत होमोजीनियस दिखाई देती है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो हमने इसमें क्या देखा, जो स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है वो कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे पाई जाती है। ठीक है, जो इसकी लेयर होती है वो कैसी होती है, पतली होती है और पारदर्शी होती है। ठीक है, अब ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है वो कोशिकाएं कैसी होती है, स्वच्छ होती है, चपटी होती है एवं पारदर्शी होती है। ठीक है, इसकी जो सीमा होती है वो कैसी होती है, मतलब कैसी दिखाई देती है, कैसे दिखाई देती है, अस्पष्ट, मतलब सही से नहीं दिखाई देती। ठीक है, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया, पॉलीहेड्रल। क्या बोला, पॉलीहेड्रल, जिसको हमने क्या कह दिया, अस्पष्ट दिखाई जाती है, जिसका पूरी परत कैसी होती है, होमोजीनियस। कैसी दिखाई देती है, होमोजीनियस दिखाई देती है और इनमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, हम इसके कार्य पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, केवल इनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखने के बाद नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इनका कार्य पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या काम करती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कौन सी स्ट्रेटम, हमने स्ट्रेटम ल्यूसिडियम देख लिया, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है ना। तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में हम देखेंगे ये परत कैसी होती है, स्पष्ट आकार की दिखाई देती है। ये दिखाई दे रही है ना, देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सॉरी स्ट्रेटम जो ल्यूसिडम है, ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस था ना, कॉर्नियम के बीच में एक ब्लैंक स्पेस था, यहाँ पे डायग्राम में देखना है ना, कॉर्नियम के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ब्लैंक स्पेस, जरा सा कॉर्नियम के बाद जरा सा ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, वो था स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ठीक है, तो ये पतली चपटी हमको दिखाई दे रही है, इसमें कहीं भी तुमको वो नहीं दिख रहे हैं, कहीं पे वो केंद्रक दिख रहे हैं नहीं ना, ये न्यूक्लियस रहित है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम की यह परत कैसी होती है, स्पष्ट हमको दिखाई देती है, दिख रही है ना, ये लेयर कैसी होती है, स्पष्ट दिखाई देने वाली होती है। कैसी होती है, बड़ी चपटी होती है। कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है तथा चपटी होती है तथा बहुतलीय होती है, मतलब
पॉलीहेड्रल, क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल कोशिकाओं से निर्मित होती है और इनमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है प्लस ग्रेन्यूल्स, कणिकाएं भी पाई जाती है। तो समझ में आ गया ये कैसी है, ये किसके नीचे पाई जाती है, किसके बाद पाई जाती है, ये स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद पाई जाती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पेस स्पष्ट दिखाई देता है तथा आकार में कैसा होता है, बड़ी आकार की होती हैं तथा कैसी होती है, इनकी कोशिकाएं पॉलीहेड्रल तरीके से निर्मित होती हैं, मतलब बहुतल होती है, मतलब इसमें बहुत सारे तल होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस तथा ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है प्लस कणिकाएं भी पाई जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, कौन सी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। अब स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किसके बाद पाई जाती है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के बाद क्या पाया जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। तो जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम है ये क्या काम करती है, तो ये लेयर कैसी होती है, काफी चौड़ी होती है और काफी मोटी होती है। देखो एपिडर्मिस की ये लास्ट लेयर है, ठीक है, ये एपिडर्मिस की लास्ट लेयर है, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, डर्मिस, ठीक है। हमारे स्किन में जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की लास्ट लेयर कौन सी है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, डर्मिस, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ये लेयर काफी चौड़ी होती है और कैसी होती है, मोटी होती है तथा बड़ी बड़ी कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये कैसी बनी होती है, किससे मिलकर बनी होती है, देखो तुमको दिख ही रहा है डायग्राम में, ये सबसे बड़ी है, ठीक है। इनका जो चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, सारी चीजें इसमें, ठीक है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। इन परत की कोशिकाएं कैसी होती है, इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, स्तंभाकार की होती है, कैसे, स्तंभ के आकार की होती है। ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, स्तंभ के आकार की होती हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इनमें नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती रहती है, धीरे धीरे सतह की ओर बढ़ती चली जाती है। ये परत दो परतों की बनी होती है, ठीक है। हमने फर्स्ट में ये देखा कि ये कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इनकी कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं, चपटी होती हैं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई देने वाली है होती है तथा इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी मोटाई, चौड़ाई बड़ा और आकार इनका साइज बड़ा होता है। यहाँ तक समझ में आ गया किसका, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम का, है ना। अब ये कितने, और ये इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, हम केवल इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी। अभी किसमें, और इसमें दो लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली, है ना। तो इसमें दो प्रकार की लेयर पाई जाती है, दो, या मतलब ये दो परत से मिलकर बना होता है। तो पहले हम देखेंगे स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है। तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम जो लेयर होती है वो कैसी होती है, अलग अलग आकार की होती है, ठीक है। कैसी होती है, अलग अलग आकार वाली कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें प्रत्येक में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कांटे तथा सूक्ष्म फाइबर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म कांटे तथा सूक्ष्म फाइबर्स बने पाए जाते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, प्रिकल सेल या क्या कहा जाता है, सब कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। तो हमको एक नई कोशिका का नाम पता चला, कौन सी, सब कोशिका या प्रिकल सेल। तो हमने स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की फर्स्ट स्ट्रेटम स्पाइनोसम देखा। स्ट्रेटम स्पाइनोसम में हमने क्या देखा, ये कैसी होती है, क्या देखा, ये कैसी होती है, अलग अलग आकार वाली होती है, ठीक है। इनमें क्या, प्रत्येक में छोटे छोटे से क्या कांटे पाए जाते हैं तथा फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है, ये छोटे छोटे, प्रत्येक में छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं जो एक दूसरे से सूक्ष्म फाइबर्स द्वारा जुड़े रहते हैं। इस कोशिकाओं को, इनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रिकल सेल्स पाई जाती हैं। समझ में आ गया, यहाँ समझ में आ गया, स्ट्रेटम स्पाइनोसम समझ में आया, नहीं आया हो तो पूछो, आया, इसमें पूछने में ज्यादा, बस इतना याद रखना है, ये किसका, ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम है ये किसकी लेयर है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की लेयर है, ठीक है। ये कैसी होती है, आकार में अलग अलग होती है। इसमें सूक्ष्म छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं जो एक दूसरे से किससे, फाइबर से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है, सब कोशिकाएं कही जाती है, ठीक है। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्ट्रेटम बेसिली, क्या है, स्ट्रेटम बेसिली। तो देखो जो स्ट्रेटम बेसिली होती है ये किसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन में जमी हुई होती है, किसके ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जमी हुई होती है। और इसका आकार कैसा होता है, ये घन के आकार की होती है, किसके आकार की, घन के आकार की पाई जा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या
इन लेयर में क्या पाया जाता है, इस परत में क्या पाया जाता है, वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, वर्णक कोशिकाएं, जिसको हमने क्या कह दिया, मेलेनोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है, मेलेनिन नामक वर्णक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि हमारे बॉडी का जो कलर है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के स्ट्रेटम बेसिली में कौन सा वर्णक पाया जाता है, मेलेनोसाइट्स वर्णक पाया जाता है, जो किसकी उत्पत्ति करता है, मेलेनिन वर्णक की उत्पत्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेलेनिन वर्णक की उत्पत्ति करता है। इस मेलेनिन वर्णक की वजह से ही हमारी त्वचा का क्या रंग डिसाइड होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में अगर मेलेनिन वर्णक की संख्या बहुत अधिक है तो हमारा कलर कैसा होगा, डार्क होगा। मेलेनिन वर्णक की अगर संख्या अधिक है तो हमारी बॉडी का कलर होगा, देखो काला गोरा, हमने बोला वो बहुत ज्यादा गोरा है, वो बहुत ज्यादा काला है, तो किसकी वजह से है ये, मेलेनिन वर्णक की वजह से। और ये मेलेनिन वर्णक किससे निकलता है, मेलेनोसाइट्स से। और ये मेलेनोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की स्ट्रेटम बेसिलिस में पाया जाता है। आया समझ में। तो अगर मेलेनिन वर्णक अधिक है तो उस व्यक्ति का कलर कैसा होगा, कैसा होगा, डार्क। अब कोई बहुत ज्यादा काला है तो बोलना, ये मत बोलना देखो बहुत ज्यादा काला है ये भगवान का दिन है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके शरीर में क्या है, मेलेनिन वर्णक अधिक है, इसलिए उसका कलर क्या है, डार्क है। और जिसकी बॉडी में मेलेनिन वर्णक कम होता है उसका कलर कैसा होता है, फेयर होता है, गोरा होता है। समझ में आ गया, मेलेनिन वर्णक समझ में आ गया। अब ये जो वर्णक होता है ये क्या करता है, सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप सूर्य की तेज किरणों से त्वचा की रक्षा होती है। ठीक है, तो ये एक वर्णक का हमने काम क्या देख लिया, मेलेनिन का। पहला तो हमारा कलर डिसाइड करता है, दूसरा काम क्या करता है, ये सूर्य की किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, सूर्य की तेज किरणों से त्वचा की रक्षा होती है। ठीक है, अब इस पिगमेंट के कारण ही ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, उष्ण प्रधान देश जहाँ बोलते हैं, जहाँ पे अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पे व्यक्तियों को अधिक गर्मी सहने या ताप सहने की क्षमता कहाँ से मिलती है, मेलेनिन वर्णक के द्वारा। किसके द्वारा, मेलेनिन वर्णक के द्वारा। तो तीन काम समझ में आ गए ना मेलेनिन वर्णक के। पहला क्या करता है, कलर देता है, कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है, सूर्य की किरणों का अब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण करता है। थर्ड हमने क्या देखा, जो उष्ण प्रधान देश होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पाई जाती है, वहाँ पे क्या करते हैं, गर्मी को मतलब सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मेलेनिन याद रहेगा ना, मेलेनिन की उत्पत्ति किससे होती है, मेलेनोसाइट से। मेलेनोसाइट्स कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की स्ट्रेटम बेसिली में पाया जाता है। स्ट्रेटम बेसिली लेयर में पाया जाता है। ये दोनों स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की लेयर है। ठीक है, तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम का तो ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें क्या सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, वो किससे बने होते हैं, फाइबर से। ठीक है, ये बस याद रखना। स्ट्रेटम बेसिली में क्या याद रखोगे, इसमें क्या पाया जाता है, मेलेनोसाइट्स पाया जाता है, जो मेलेनिन वर्णक की उत्पत्ति करता है। इस मेलेनिन वर्णक की वजह से ही हमारी बॉडी का क्या होता है, कलर डिसाइड होता है। मेलेनिन वर्णक की अधिक मात्रा है तो कैसा कलर होगा, डार्क कलर होगा। मेलेनिन वर्णक की संख्या कम है तो कलर कैसा होगा, फेयर कलर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये क्या करता है, सूर्य की किरणों का अब्जॉर्प्शन करने में काम करता है। दूसरा, जो अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गर्मी सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, अब बस यहाँ तक समझ में आ गया ना। आज हमारा क्या हुआ, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमने एपिडर्मिस खत्म कर दिया, मतलब हमने अभी एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर मतलब एपिडर्मिस की संरचना खत्म की है। ठीक है, उसके बाद हम कल से क्या स्टार्ट करेंगे, डर्मिस। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, कल हम नेक्स्ट पार्ट में डर्मिस देखेंगे। थैंक यू।